Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. सीपीआर एक्सपर्ट फरहान, बहुत शुक्रिया। सीपीआर एक्सपर्ट बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? सीपीआर का सफ़र शुरुआत हुई 2016 से। मुझे जो बल मिला वो मेरे पिताजी के द्वारा मिला, स्वर्गीय डॉक्टर आलम जी। मैंने लगातार सीपीआर देना शुरू किया तो मेरे फादर की जान बच गई। कुंभ जैसे महास्नान में जिस तरह से आपने लोगों की जान बचाई, क्या उस पल की कोई जिम्मेदारी और जज्बा कैसा था? ये मेरे अकेले का श्रेय नहीं था, ये मेरे साथ मौजूद ये पूरा टीम वर्क था। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। जान बचाने में आप हर बार तो सफल नहीं हो पाते होंगे, तो आपको क्या निराशा होती है? इस दर्द को आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? सच है कि एक आध दो वाक़ये ऐसे हुए हैं। सीपीआर सिर्फ एक्सपर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, आम इंसान के लिए भी ज़रूरी है। ये हर व्यक्ति को आना चाहिए। और सीपीआर ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चोकिंग। आजकल आप सुनते होंगे कि छोटा सा बच्चा टॉफ़ी घोट लिया, अटक गया, पानी पीते वक्त अटक गया, सांस नहीं ले पाया, बच्चे की डेथ हो गई। जिंदगी कब रुक जाए किसी को क्या खबर, लेकिन किसी की एक सोची समझी कोशिश एक जान बचा सकती है। आज के पॉडकास्ट में हम मिल रहे हैं फरहान आलम से, एक ऐसे इंसान जो कुंभ के करोड़ों के मेले में भी एक एक जिंदगी के लिए कोशिश करते रहे, गवर्नमेंट हो या एनजीओ। फरहान ने सीपीआर की ट्रेनिंग देकर कई लोगों को जिंदगी बचाने वाला बनाया। सीपीआर सिर्फ एक टेक्निक नहीं, एक जिम्मेदारी है, और फरहान आलम उसी जज्बे का नाम है। सुनिए, समझिए और सीखिए जिंदगी बचाने का हुनर। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। आज हमारे सामने बैठे हैं सीपीआर एक्सपर्ट फरहान आलम साहब से मुलाकात। फरहान आलम साहब, आपका नज़रिया द विज़न चैनल में खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है, आदाब। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मेरा सवाल है आपसे, फरहान आलम साहब, प्राइम रोज शिक्षा संस्थान सीपीआर एक्सपर्ट बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ और किस वजह ने आपको इस रास्ते पर डाला? देखिए, सबसे पहले मैं पुनः आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया इस शानदार इंटरव्यू के लिए। हाँ, वो तो नज़रिया द विज़न चैनल का सर का शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ। और सीपीआर का सफ़र शुरुआत हुई 2016 से जी। और मैं हमेशा एनडीआरएफ के उस वक्त एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, एमबी सिंह साहब, उनके साथ मैंने कई सारे वर्कशॉप किए एनडीआरएफ के साथ, जगह जगह पर मैंने कंडक्ट कराए। और ये जो सीपीआर है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये मुझे उनके द्वारा सीखने को मिला। और इसमें मुझे जो बल मिला वो मेरे पिताजी के द्वारा मिला, स्वर्गीय डॉक्टर आलम जी। और जो पहला सेशन मैंने कराया करेली ई ब्लॉक में एनडीआरएफ के द्वारा, और संयुक्त रूप से प्रीम रोज शिक्षा संस्थान और एनडीआरएफ और समस्त वहाँ के निवासीगण थे। और वहीं पर मुझे सिखाया गया कि सीपीआर कैसे दिया जाता है, किन किन कंडीशनों में दिया जाता है। और उसी के ठीक 2 से 3 साल, मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है, मेरे फादर को कार्डियक अरेस्ट हुआ। और जब मैंने जो चीज़ें मुझे सिखाई गई थी एनडीआरएफ के द्वारा, वो मैंने सारी चीज़ें अप्लाई करी अपने पिताजी पर। और बेशक ज़िंदगी देने वाला ऊपर वाला है, मगर जब मैंने लगातार सीपीआर देना शुरू किया तो मेरे फादर की जान बच गई। बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है और करी उस वक्त कि किस तरीके से मैंने सीपीआर दिया जी, और उनकी जान बची जी। और इसी कड़ी में एक दूसरा इंसिडेंट था मेरे 4 महीने के बच्चे का। और बेड पे लेटा हुआ था वो, और एक बारगी क्योंकि वो पलटी मारा और उसका मुंह दबा रह गया, और जिसके वजह से उसकी सांसें एकदम रुक गई। कुछ देर बाद जब मैंने देखा तो पूरा वो पसीने में एकदम भीगा हुआ था। मैंने तुरंत अपनी वाइफ से बोला कि आप जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलना है, आप दरवाज़ा खोलो। सुबह का टाइम था, कोई था नहीं घर में, और तुरंत उसको थप्पड़ मार रहे हैं, छुट्टी काट रहे हैं, कोच रहे हैं कि कुछ रिस्पॉन्ड करे, मगर कहीं कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था वो। और सडनली मैंने उसको सीपीआर देना शुरू किया और माउथ टू माउथ दिया, और वो खांस दिया। तो ये जो चीज़ है मुझे सीपीआर की तरफ इंस्पायर किया, और मैंने उस दिन से संकल्प लिया कि प्रीम रोज शिक्षा संस्थान की हर कोशिश रहेगी कि लोगों को सीपीआर के प्रति जागरूक किया जाए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे कि कुंभ मेले का करिश्मा
कुंभ जैसे महास्नान में जिस तरह से आपने लोगों की जान बचाई, क्या उस पल की कोई जिम्मेदारी और जज्बा कैसा था आपका? देखिए, ये महाकुंभ 2025 में जिस तरीके से प्रेम रोज शिक्षा संस्थान ने काम किया है वो अपने आप में बहुत सराहनीय था। और ये मेरे अकेले का श्रेय नहीं था, ये मेरे साथ मौजूद ये पूरा टीम वर्क था। हाँ, वो मुझे मौका मिला, मेरा वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने देखा। वो एक अलग चीज़ है, मगर इसमें हर एक उस व्यक्ति का, चाहे वो अरशद खान जी हो, चाहे वो अर्शी खान जी हो, चाहे वो शिवम दुआ जी हो, प्रतीक तिवारी जी हो, टीम के मेंबर्स सारे लोगों ने साथ दिया। और निश्चित तौर पे शासन ने भी एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को दी। शासन ने विश्वास जताया कि आप लोगों की टीम यहाँ पर है तो निश्चित तौर पर श्रद्धालु सुरक्षित है। और कुछ ऐसा अगर होता है तो आप बिल्कुल डट कर सामना करेंगे आप लोग। और उसी वक्त एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो काफी लोगों को जागरूक कर गया सीपीआर के प्रति। तो वो क्या इंसिडेंट हुआ था? इंसिडेंट हुआ ये था कि मैं अपनी टीम के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बाहर खड़ा हुआ था, जो एक पंडाल लगा हुआ था श्रद्धालुओं के लिए, भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए। हमारी पूरी टीम आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के साथ लगी हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट किसी ने हमें किया है तो वो इंस्पेक्टर आरपीएफ शिव कुमार सिंह साहब ने, जिनके वजह से वहाँ पर हम लोगों ने ये काम किया। और वहाँ पर स्टेशन डायरेक्टर साहब भी वहाँ मौजूद थे। और रैंडम मेरे वायरलेस पे मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर एक व्यक्ति गिर गए हैं और ऐसा लग रहा है कि इनको कार्डियक अरेस्ट आया है, आप सर जल्दी आइए। मैं वहाँ से तुरंत भागा और जब वहाँ पर देखा मैंने उस व्यक्ति को तो वो एकदम इट सीम्स लाइक डेड। तो मैंने प्रयास करना शुरू किया, मैंने तुरंत भीड़ को हटाने का प्रयास किया और हमारे लोगों ने, और मैंने सीपीआर देना शुरू किया और माउथ टू माउथ देना शुरू किया। लगातार ये प्रक्रिया 3 से 4-5 मिनट तक होती रही। हो गया और सडनली से उस व्यक्ति ने आँख खोल दिया। हो गया। और वहाँ मौजूद उस व्यक्ति के बच्चे, वाइफ, बहन, सारे लोग थे और बिलक बिलक के रो रहे थे। तो वो एक मोमेंट ऐसा था कि अगर आपके वजह से किसी की जिंदगी बचती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो ये मैं चाहूँगा, शासन का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया, खासकर रेलवे सुरक्षा बल का, कि वहाँ पर हम मौजूद थे और हमें सेवा करने का मौका मिला। तो फरहान आलम साहब, ये बताएं कि जब आपने पहली बार किसी की जान बचाई तो उस जज्बे को आप अपने शब्दों में कैसे बयान करेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि एक लाइन कही जाती है कि काबिले फ़क्र नहीं वक्त का सुल्तान होना, एक बड़ी चीज़ है इंसान का इंसान होना। बेशक। तो हमारी कोशिश यही है और रहेगी टिल माई लास्ट ब्रीथ कि लोगों की मदद करें। और निश्चित तौर पे जब आपके वजह से किसी को जिंदगी मिलती है तो वो शायद इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। मगर मैं हर बार यही कहूँगा कि ऑल क्रेडिट गोज टू माय फादर, जिसके वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली। और वो मुझे करेक्ट करते थे, जब वो बाहयात थे तो वो मुझे करेक्ट करते थे कि बेटा सीपीआर ऐसे, क्योंकि वो प्रोफेशन से वो भी डॉक्टर थे। तो वो मुझे बताते थे। तो मैं लगातार पहला जो सीपीआर मैंने दिया अपने पिता को दिया, दूसरा सीपीआर अपने बच्चे को दिया, तीसरा सीपीआर मैंने दिया करेली साठफीट रोड पे एक एक्सीडेंटल केस था। वहाँ पर हेड इंजरी हुई थी और काफी भीड़ लगी हुई थी। और आपके माध्यम से मैं ये बताना भी चाहूंगा कि लोग वीडियो बनाने वालों की संख्या कम होनी चाहिए, काम करने वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो वहाँ पर वही हो रहा था। रात में
11 साढ़े 11 बजे की बात थी और एक व्यक्ति पड़ा हुआ था वहां पर। तमाम लोग भीड़ का हिस्सा बने हुए थे मगर कर कोई कुछ नहीं रहा था। और मैं वहीं से गुजरा और देखा तो पता चला कि 2 व्यक्ति गिरे हुए, एक व्यक्ति तो कॉन्शियस था मगर दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अनकॉन्शियस था। और तुरंत पहले मैंने ब्लीडिंग रोकने के लिए हेड इंजरी पे मैंने एक उनका ही मफलर था, ठंड का टाइम था, तो मैंने उनके सर पे बांधा ताकि उनका ब्लड रुके और उसके बाद CPR दिया, जिसका वीडियो भी है हमारे पास। और वो व्यक्ति जो एकदम पड़ा हुआ था कि लग रहा था कि कुछ बचा नहीं है, वो व्यक्ति उठ करके गया। तो ये अपने आप में लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है। तो आप ये बताएं कि वक्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा CPR में हर सेकंड के क्या मायने होते हैं और किस तरह से आप लोगों की जान बचाते हैं और उस जज्बे को, उस एहसास को कैसे महसूस करते हैं, आप अपने शब्दों में बताएं। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति गिरा जी तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं, हम लोग चिल्लाते हैं कि क्या करना है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। हमने अपना टाइम खराब किया। हमें पैनिक नहीं होना है, किसी भी कंडीशन में हमें पैनिक नहीं होना है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। जब कोई व्यक्ति गिरता है मतलब लगता है कि वो कुछ नहीं है, तो और आप खड़े हैं, आपके सामने वो व्यक्ति गिरा, 3 मिनट के अंदर आप समझिए कि वो उसकी क्लिनिकल डेथ है। जी। और उस टाइम पर अगर आप CPR दे देते हैं, गोल्डन मिनट्स जो गोल्डन आवर्स कहा जाता है, CPR अगर आप दे देते हैं तो उसको हम रिवाइव कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर नहीं बचा पाते हैं तो वो होता है बायोलॉजिकल डेथ। तो जो टाइम है 10 मिनट भी आप समझ लीजिए, वैसे तो 1-1 मिनट बहुत क्रूशियल है, मतलब वो 10 मिनट तक आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर आपने सही तरीके से बिना पैनिक हुए अगर कोशिश करी तो निश्चित तौर पे हम बचा सकते हैं। और मैं फिर ये बात कहूँगा, जिंदगी देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हमारी कोशिश है, अगर हमारी कोशिश सही जगह पर है तो हो सकता है कि हम कामयाब हो जाए। जी। अच्छा, ये बताएं, हीरो बिना स्पॉटलाइट के जब मीडिया या सिस्टम आपके सर्विस को उतना नहीं दिखाती है या कहीं भी आपको हाईलाइट नहीं करती है, तो आपको कभी निराशा हुई है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि हर आदमी सम्मान के लिए काम करता है जी। और मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूँ कि ये जो प्रेरणा है, मेरे जो हीरो है वो मेरे फादर हैं। मुझे उनसे ये सारी चीज़ें सीखने को मिला। मेरे ब्लड में ये ह्यूमैनिटी है और सोशलिज्म है। और बिल्कुल जब इस बार के ऐसा हुआ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मेरे लिए नहीं हुआ, मगर कुछ ऐसे नए लड़के थे जिनकी इच्छा थी कि मैं भी श्रद्धालुओं के लिए काम करूं। और उसी कड़ी में यूनिसेफ के साथ खोया पाया केंद्र में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। बहुत लोगों को, बहुत से बच्चे गुम थे या लोग अपने रास्ते भूल गए थे, उनको उनके निवास तक पहुंचाने में काम किया। और उसके अलावा स्टेशन पर भी तमाम लोगों की मदद किया, लाइफ सेविंग के माध्यम से। चोकिंग का मामला हुआ। तो जो नए लोग हैं, अगर बिल्कुल मीडिया अगर ऐसे लोगों को हाईलाइट करता है तो निश्चित तौर पे उनका भी मोराल बढ़ता है और आगे और जज्बे के साथ वो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन होना चाहिए। तो यही है, बस मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से और भी जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, बिल्कुल ये होना चाहिए और लोगों को कोशिश करें, मदद करें बढ़ चढ़ के। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए फरहान आलम साहब कि जान बचाना दिल संभालना, तो जान बचाने में आप हर बार तो सफल नहीं हो पाते होंगे, तो आपको क्या निराशा होती है? इस दर्द को आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? बिल्कुल, ये बात तो सच है कि 1-2 वाक़े ऐसे हुए हैं कि लेट हो गया था, मैंने CPR दिया। इवन जो मेरे पिताजी जब एडमिट थे हॉस्पिटल में, वार्ड बॉय था वहाँ पर, ICU में थे और उसके बाद सारे लोग थे। डॉक्टर से पहले मैं उनको CPR देने लगा, तो बट नहीं बचा पाया। तो कहीं ना कहीं वो अपने हाथ में नहीं होता है। बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट होता है जी। मगर बस कोशिश करना अपना काम है। जी। तो आप ये बताएं, कोई कुंभ से जुड़ी यादें, कोई ऐसा वाकया जो आपको अभी भी दिल में बसी हो? हाँ, बिल्कुल। कोई मुलाकात, कोई यादें? कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जी मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे एक अंकल थे, वो झारखंड, रीडी झारखंड से थे जी। और वो बहुत रो रहे थे। अच्छा। और हुआ ये था कि
बीपी उनका बहुत शूट कर गया था, जी। बाद में पता चला। अब फिर उनके लिए हम लोगों ने व्हील चेयर ढूंढना शुरू किया, क्योंकि जी। काफी लोग थे, काफी संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद थे। जी। व्हील चेयर ढूंढा, व्हील चेयर पे उनको बैठाया, बैठाने के बाद उनको लेकर के मतलब हम एकदम दौड़ रहे थे वहाँ पर। जी, जी। और वो मोमेंट वो भी बड़ा क्रूशियल मोमेंट था, और उनकी हालत बहुत खराब थी। अच्छा। बड़ी दुआएं दिया उन्होंने, जी। और वहाँ पे जब लेकर के पहुंचे तो उनका जब बीपी देखा गया तो बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ था उनका। और जब उनको ट्रीटमेंट मिल गया, जी, जी। तो बहुत दुआएं मिली, जी। और काफ़ी रो रो के उन्होंने दुआएं दी हम लोगों को। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट था जब यूनिसेफ के साथ हम काम कर रहे थे। जी। खुशरूबाग में खोया पाया केंद्र एक बनाया गया था, मेला प्राधिकरण और यूनिसेफ के द्वारा। तो वहाँ पर 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए कि एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा, फिर उन्होंने नंबर कहीं से निकाला, और हम लोगों ने करीब 2-3 घंटे उनके केस में हम लोग लगे रहे, पर्टिकुलर केस में लगे रहे। जी, जी। और फाइनली उनके घर तक उनको पहुंचाने का हम लोगों ने प्रबंध किया। और ही वाज स्टार्टेड क्राइंग कि मतलब मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। तो वो मोमेंट बहुत अच्छा मोमेंट था। और तीसरा मोमेंट ये था कि एक व्यक्ति था जो यूनिसेफ के द्वारा हम लोगों को दिया गया था। जी। वो विकलांग थे वो व्यक्ति, और उनको ट्रेन पे बैठाना था, और भीड़ बहुत ज्यादा थी। फिर उनके लिए व्हील चेयर हम लोग लेके गए, और एक मोमेंट था कि बस 2-3 मिनट बचा था ट्रेन का, और पहले प्लेटफॉर्म से हम लोगों को 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना था, और भागते हुए हम लोग लेकर के गए। और उसमें आरपीएफ ने भी बड़ा सहयोग किया, और भाग रहे थे लोग, देख रहे थे कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं। और फाइनली उस व्यक्ति को भी हम लोगों ने ट्रेन पे बैठाया। जी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इवेंट है जो अपने आप में बहुत मोटिवेट करता है। जी। तो यही कुछ इंसिडेंट्स थे। जी जी, ये बताएं कि सीपीआर सिर्फ एक्सपर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, आम इंसान के लिए भी ज़रूरी है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? हर इंसान को नॉलेज होना चाहिए, तो आप अपने नज़रिए से बताएं। देखिए, सच्चाई ये है कि सीपीआर तब दिया जाता है जब हमारे बीच डॉक्टर मौजूद ना हो। जी। ठीक है जी। और हम भी जब ट्रेनिंग देते हैं, लाइफ सेविंग की ट्रेनिंग जब हम लोग देते हैं जी, तो ये बताते हैं कि आपको ये सारा काम तब करना है जब आपके बीच डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो ऑब्वियस है कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है सीपीआर की ट्रेनिंग के लिए, बहुत आसान सी ट्रेनिंग है। ठीक है, और ये हर व्यक्ति को आना चाहिए। और सीपीआर ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चोकिंग। आजकल आप सुनते होंगे कि छोटा सा बच्चा टॉफी घोट लिया, अटक गया, पानी पीते वक्त अटक गया, सांस नहीं ले पाया, बच्चे की डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हर एक इंडिविजुअल्स को आना चाहिए। और सीपीआर की बात करें तो एडल्ट का सीपीआर अलग तरीके से है, बच्चों का सीपीआर अलग तरीके से है। तो सीपीआर की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान है, और बिल्कुल कोई भी दे सकता है सीपीआर, कोई प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं से समथिंग, जैसे कहा गया है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बस वही एक चीज है। अगला सवाल ये है कि सेवा या इबादत आपके लिए लोगों की मदद करना एक फर्ज था या एक रूहानी तसल्ली भी थी? मैं दोनों ही कहूँगा जी। ये अपने आप में मुझे एक हिम्मत देती है, ताकत देती है जी। और कहीं ना कहीं एक चीज ये भी मुझे मोटिवेट करती है कि प्रिमरोज शिक्षा संस्थान के जो फाउंडर है वो लेट श्री डॉक्टर नूर आलम साहब हैं जी। और 1994 में एनजीओ बनी जी। 2020 में उनकी डेथ हुई। तो एक बेटे के लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके वालिद का नाम जिंदा रहे, और जब जब लोगों की मदद हो तब तब लोग उसके संस्थापक को भी याद रखें। तो बीइंग सन मेरी एक कोशिश है आखिरी सांस तक कि मेरे वालिद का नाम जिंदा रहे, लोग उनको जाने कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव छोड़ के गए हैं, और दूसरे लोग भी, दूसरे बच्चे भी इस चीज से प्रेरणा लें, वाकिफ हो। जरूरी। फरहान साहब, ये बताएं आप कि फ़ख्र का लम्हा जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कौन सी एक बात आप पर ज़्यादा फ़ख्र करते हैं, महसूस करते हैं? किस बात पर आपको ज़्यादा प्राउड होता है? कोई ऐसा एक लम्हा बताएं। देखिए, रिसेंटली अगर हम बात करें तो इसी वीडियो से ही रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो मैं दिल्ली गया, अभी मुझे दिल्ली बुलाया गया था, इवेंट्स हुए, सीपीआर का ट्रेनिंग मैंने दिया। वहाँ पे कई लोग थे। जब उनको पता चला कि मैं ही फरहान आलम हूँ तो वो अपने आप में एक अलग चीज थी जी। इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी लोगों को नहीं पता, प्राउड फील होता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि,
और बेशक जैसा कि हम कहते हैं ना, बताइज़ो मंतशा बता जी दिल जी मंतशा, बेशक, हाँ। तो बेशक ऊपर वाला इज्जत देता है और लत देने वाला भी वही है, इज्जत देने वाला बेशक तो काम करते रहना चाहिए। और ये असल चीज़ है कि जब आपके काम को लोग रिकॉग्नाइज करें, बेशक। तो यही एक चीज़ है जो अपने आप में बड़ी हिम्मत देती है। बहुत अच्छा लगा। आपसे आखिरी सवाल ये है फरहान आलम साहब कि नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? आप जैसे लोगों से रोशनी पाकर यूथ भी बढ़ चढ़कर मदद करना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय है? इस एक लाइन में मैं अपनी बात को कहूँगा जी। कि जुबा के साथ अगर कान है तो सब कुछ है, जी ऐ मेरे दोस्त अगर ईमान है तो सब कुछ है, जी हो भले ही किसी मजहब का मानने वाला, जी। अगर ये कि इंसान है तो सब कुछ है। बहुत अच्छा। हमारी यही कोशिश है, सबसे पहले इंसान होना जरूरी इंसान है। होना ज़रूरी जी। है और एक- इंसानियत जिंदा होना जरूरी है। बेशक। और इट कॉस्ट 0.0% टू बीइंग अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। जी जी हमारा कुछ नहीं जाता एक अच्छा इंसान बनने में। तो ये हर उस माँ बाप को ये पैगाम है आपके इस खूबसूरत इंटरव्यू के माध्यम से जी। कि बेशक अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, आईएएस बनाइए। नहीं, सबसे पहले इंसान भी इंसान बने। बनना बहुत ज़रूरी जी है। जी हम उस चीज़ को खो रहे हैं कहीं ना जी कहीं। जी। वो सोशलिज्म जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं, जी, खो सही रहे कह हैं। रहे हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी इंसानियत है। खत्म हो चुकी है। बेशक बेशक जी। बेशक। तो अब जैसे कि हम देखते हैं कहीं पर भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। ठीक है, वो जो हमारे डेस्टिनी है वो मिल के रहेगी, वो नहीं कहीं जानी है। आप एफर्ट करिए, आप अच्छी पढ़ाई करिए, एजुकेशन करिए, मगर इस कहीं ना कहीं इस चमक धमक हायर एजुकेशन के चक्कर में हम सब कुछ भूल रहे हैं। बेशक। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं उन लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा अपने बच्चों के अंदर एक सोशलिज्म लाइए, ताकि कल को जब आप भी बूढ़े हों तो उस बच्चे को पता रहे कि हाँ, मुझे अपने माँ बाप को कैसे ट्रीट करना है। बेशक। उसे पता रहे कि हमें किस तरीके से ज़रूरतमंद को ट्रीट करना है। हम एटलीस्ट किसी को अच्छी बात मदद नहीं कर सकते, कम से कम अच्छे से बात तो कर सकते हैं। जी तो ये एक चीज़ है जो जी। हर एक यूथ को समझने की ज़रूरत है इसमें। बेशक। बहुत अच्छा लगा फरहान आलम साहब आपसे मिलकर। बहुत ही मखसूस इंटरव्यू दिया आपने, बहुत अच्छा दिया। और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँ आपसे। और इसी शेर से अपने इंटरव्यू का इख्तिताम करती हूँ कि राजेश रेड्डी सर का एक शेर है, हवाएं तेज़ हैं तो क्या तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगी, पतंगे आंधियों में भी उड़ाना जानते हो तुम, और ज़रूरत ही नहीं तुमको किसी मस्जिद में जाने की, सभी मरते परिंदे को बचाना जानते हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।